नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। बिहार, झारखंड और ऐसे कई जगहों पे एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि दूसरे के थाली में घी देखकर ऐसा लगता है कि उसके यहाँ ज़्यादा डाला हुआ है। यानी आपके घर पर कोई खुद असफल हो रहे हैं या फिर आप जितने भी सफल हैं, आपकी बराबरी पर कोई दूसरा अगर आने लगे तो जलन होना स्वाभाविक है। ये एक इंसानी फितरत होती है। यही देश पर भी लागू होता है, क्योंकि देश को भी तो इंसान ही चला रहे हैं ना। ठीक उसी तरह भारत की तरक्की की बात करें, ऐसे कई देश हैं जो जल रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब उनका विश्व स्तरीय भौकाल पूरा खत्म होने जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है, भारत के अंदर रहने वाले ऐसे कई विपक्ष के लोग हैं जो उनके इशारे पर डुगडुगी बजा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। और भारत के लोग इतने बुड़बक थोड़ी ना है, इसीलिए आपको वो विपक्ष में ही रखे हुए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि नैरेटिव से लड़ा जा रहा है। एक तरफ भारत का जो है वो पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया और जो अपनी ऊर्जा नीति खुद तय कर रहा है। दूसरी तरफ वो पश्चिमी मीडिया है जिसे भारत का यह स्वाभिमान पच नहीं रहा। आज का यह विशेष रिपोर्ट उन 12 घटनाओं का कच्चा चिट्ठा है जहां न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और ओस्लो तक अखबारों ने भारत को नीचा दिखाने के लिए नस्लवादी कार्टून, पक्षपाती लेखों का सहारा लिया है। असली दर्द ये भी नहीं है। असली दर्द ये है कि हमारे घर के लोग वो मोहरे बने हुए हैं जो घर का भेदी के रूप में काम कर रहे हैं, जो सत्ता की मलाई चाटने के लिए इन विदेशी रिपोर्टों का सहारा ले रहे हैं और भारत के खिलाफ एक ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन 12 अध्याय में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे विदेशी मीडिया भारत को बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है और साथ में कैसे विपक्ष उनके इशारे पर कथक डांस कर रहा है। कहानी शुरू होती है 28 सितंबर 2014 को, जब नरेंद्र मोदी के 3-4 महीने हुए थे प्रधानमंत्री बने। भारत मंगलयान पर पहुंच जाता है, पहली ही कोशिश में पहुंच जाता है, सफलता मिल जाता है उसको। पूरा दुनिया हैरान हो जाता है। लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छापता है? उन्होंने एक कार्टून बनाया। कार्टून में दिखाया कि भारतीय ग्रामीण, भारत के जो गाँव वाले लोग हैं, अपनी गाय लेकर के उस स्पेस क्लब का दरवाज़ा ठकठका रहे हैं। मतलब आप कल्पना कीजिए, उनके लिए स्पेस जो है सिर्फ अमीरों का खेल था। मतलब अमीर देश ही जा सकते थे। उन्हें लगा कि गाय चराने वाला देश उस क्लब में कैसे आ गया भाई। इस पूरे प्रकरण में पूरा का पूरा भारतवासी गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया, सभी का। लेकिन भारत का विपक्ष क्या कर रहा है? इस कार्टून को सोशल मीडिया पर फैलाकर बता रहा है कि दुनिया जो है भारत को आज भी पिछड़ा ही समझ रही है। अरे भाई, दुनिया पिछड़ा समझ रही है, विपक्ष तो आप हो। भारत में देख रहे हो ना भाई, हमारा ही वैज्ञानिक ने वहाँ पहुँचा दिया। उनके पिछड़ समझने से हमारा क्या बिगड़ जाना है? अपने देश की सफलता पर गर्व करने के बजाय विदेशी अपमान पर बड़े मजे ले रहे थे। अब बात करेंगे दिसंबर 2015 की, जब पेरिस जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। भारत स्वच्छ ऊर्जा की वकालत कर रहा था। तभी द ऑस्ट्रेलियन ने एक घिनौना कार्टून छापा जिसमें भूखे भारतीय ग्रामीणों को सौर पैनल खाते हुए दिखाया गया। माने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने वाले देश के लिए उनकी कल्पना आज भी भूखे नंगे लोगों से ही की जा रही है। और विपक्ष क्या कर रहा है? इस कार्टून को साबित करने के लिए लगा हुआ है कि भारत की विदेश नीति विफल हो गई। मतलब कोई मेरा मजाक उड़ा दिया, हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई पड़ोसी मेरा मजाक उड़ा दिया, कोई दुश्मन मेरा मजाक उड़ा दिया, तो मेरे घर के लोग बोलते देखो तुम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। ये हमारे विपक्ष की स्थिति है। उन्होंने यह नहीं देखा है कि यह कार्टून भारत की प्रगति का मजाक था, बल्कि उन्हें यह सत्ता के खिलाफ एक मस्त विदेशी सर्टिफिकेट मिल गया और इसको इस्तेमाल करके वायरल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। इसी सम्मेलन के दौरान जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो बार बार भारत का मजाक उड़ाता रहता है, वो भी एक बार कार्टून और छापता है और भारत को एक विशाल हाथी के रूप में दिखाया जाता है, जो पेरिस का जो क्लाइमेट ट्रेन है उसके आगे वो लेटा हुआ है। यानी भारत दुनिया के प्रगति का दुश्मन है। सवाल ये उठता है, जब हम क्लाइमेट पे चर्चा कर रहे हैं, भारत शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि से कभी भी तो पर्यावरण दूषित तो नहीं होता है, कभी नहीं होता है। रही बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो पश्चिमी देशों में खूब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, खूब उन्होंने पर्यावरण को लूटा, खूब पर्यावरण बर्बाद किया। क्या उनको ये बात ध्यान नहीं आ रहा है? पश्चिमी देशों ने सदियों तक प्रदूषण फैलाया, सदियों तक। और जब भारत ने अपने हक की बात की तो उसे रुकावट घोषित कर रहा है। तो क्या ये भारत के लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं? भारत का विपक्ष क्या करता है? इसी नैरेटिव का चीयर लीडर बन गया, यह जानते हुए कि यह देश के हितों के खिलाफ है। ठीक है,
फिर जून 2017 में द इकोनॉमिस्ट ने प्रधानमंत्री का एक बहुत व्यंग्यात्मक बेकार सा कार्टून बनाया और दावा किया कि ये इतने बड़े सुधारक नहीं है जितना ये दिखते हैं। आप सोचिए कि जब जीएसटी जैसे ऐतिहासिक सुधार जमीन पर उतारे जा रहे थे, तब लंदन में बैठे पत्रकार उसके विफलता के लिए गाना लिख रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि भारत हमेशा उनके ऊपर मोहताज रहे, उनकी नीतियों के मोहताज रहे। भारत का विपक्ष आज भी इकोनॉमिस्ट का ही लेख लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है और मान लिया है कि ये परम सत्य है, वो जो लिख दिया है, जो छाप दिया वही सही है, यही मान के चलता है। फिर मई 2019 में आते हैं, जब भारत में आम चुनाव चल रहा था, तो टाइम्स मैगजीन ने प्रधानमंत्री को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ कहा। चुनाव भारत में था और फैसला अमेरिका का मैगजीन सुना रहा था। समझ रहे हैं, ये लोकतंत्र पर सीधा हस्तक्षेप नहीं था। विपक्ष ने क्या किया, इसके कवर पेज को हाथ में लिया और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए कि देखो अमेरिका वालों ने तो इनको डिवाइडर इन चीफ कह दिया। विपक्ष क्या करता है, इसे पूरे देश में प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन चुनाव का रिजल्ट सबके सामने है। भारत की जनता ने वोट की चोट से विदेशी टूल किट को जबरदस्त तमाचा मारा है। ठीक है, फिर आते हैं जनवरी 2020 में। द इकोनॉमिस्ट ने सीएए के खिलाफ एक जहर उगलते हैं और भारत की न्यायपालिका को आदेश देने की कोशिश करता है कि वह सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। अब सोचिए, विदेशी अखबार भारत के सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने के लिए बाध्य कर रहा था, लीक करके। समझ रहे हैं, ये हमारी संप्रभुता पर हमला नहीं है। और हमारे विपक्षी क्या कर रहे हैं, इन्हीं लेखों को आधार बना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मांग रहे थे कि देश में तो अस्थिरता पैदा किया जा रहा है। कुल मिला के भारत को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही थी विदेशी टूलकिट के माध्यम से। मई 2021 की बात करेंगे, जब कोरोना दूसरी लहर में था। फ्रांस का चार्ली हेडबो जो है ऑक्सीजन की कमी का मजाक उड़ाता है और हिंदू देवताओं का भी मजाक उड़ाता है। जब देश अपनों को खो रहा था, तब विदेशी मीडिया कॉमेडी कर रहा था। आप समझ रहे हैं, और विपक्ष क्या करता है, इस अमानवीय मजाक का निंदा करने के बजाय इसे सरकार की नाकामी का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र बता देता है। क्या सत्ता इतनी प्यारी कि आपको देश के लाशों पर भी विदेशी मीडिया के साथ मिलकर के आपको मजा लेना है? अप्रैल 2021 में द संडे टाइम्स और द ऑस्ट्रेलियन ने भारत को मौत का तांडव घोषित कर दिया। भारत के सफल टीकाकरण अभियान और करोड़ों लोगों के जान बचाने के प्रयासों को उन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। विपक्ष क्या करता है, वो फिर इन लेखों को उठाता है और विदेशी मीडिया से लेकर के संसद तक पहुंच जाता है, ताकि भारत की छवि पूरी दुनिया में भर में धूमिल किया जा सके। अब सोचो, विदेशी मीडिया की चर्चा अगर संसद में हो जाए तो उनके लिए कितना बड़ा बात हो जाएगा। उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो भी तो उनका शाबाशी ठोक रहे होंगे, वाह क्या गजब का लिखे हो, है ना। तो अब सोचिए कि हमारा विपक्ष क्या कर रहा है, विदेशी मीडिया के हाथों खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अक्टूबर 2022 की बात है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस वक्त तक बन चुका था, लेकिन एक स्पेन का अखबार है, नाम है ला वैनगार्डिया। उन्होंने कार्टून छापा और कार्टून में भारत को फिर से सपेरा का देश दिखाया, मतलब बीन बजाते हुए सांप वाला, जो आज़ादी के बाद छपता था। उनके लिए भारत का जीडीपी सिर्फ एक सांप की धुन है। यानी स्पेन वाले ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक पूर्व उपनिवेश उनसे आगे निकल गया। भारत के भीतर बैठे कुछ बुद्धिजीवियों ने भी इस पर भी सरकार को घेरा कि हमारी छवि अभी भी सपेरों वाली ही बताई जा रही है। मतलब हम नहीं मान रहे हैं, यहाँ की जनता नहीं मान रही है, लेकिन हमारा विपक्ष मान के बैठ गया है कि हम भारत में जो सपेरे वाली छवि है, हम इससे बाहर निकलेंगे ही नहीं। अब आते हैं जनवरी 2023 में, और एक और चैनल की बात करेंगे, BBC, जो हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए प्रसिद्धि बटोरता रहा है। वो एक विवादित डॉक्यूमेंट्री जारी कर देता है। सालों की जांच और सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद भी एक विदेशी चैनल भारत के घावों को कुरेद रहा था, ताकि चुनाव से पहले यहाँ के माहौल को खराब किया जा सके। अब इस प्रकरण में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए थी? तो ये पूरा एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा था, इसका स्क्रीनिंग कॉलेज में दिखाया जा रहा था, ये विपक्ष करवा रहा था। विदेशी ताकतों का इससे बड़ा मोहरा और कौन हो सकता है, आप कल्पना करिए। अप्रैल 2023 में जर्मनी के डेर स्पाइगल ने भारत की बढ़ती आबादी को एक टूटी फूटी ओवरलोडेड ट्रेन के रूप में दिखा दिया। इस मामले को लेकर के पूरे देश भर में विवाद हो गया। जर्मन राजदूत को खुद आगे आकर दिल्ली मेट्रो की तारीफ करनी पड़ी, लेकिन हमारे विपक्ष ने इस अपमानजनक कार्टून को बेरोजगारी और विफलता से जोड़कर अपनी ही प्रगति का मजाक उड़ाने से कोई कसर नहीं छोड़ा। मतलब हमारी ताकत की बात थी ना,
तब ना उसको आना पड़ा। अगर उसे लगता कि मैं भारत को कुछ भी बोल के आगे चला जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो नहीं बोलता है, लेकिन जवाब देने आना पड़ा उसको। लेकिन भारत का विपक्ष क्या कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, तुम जवाब क्यों दे रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। सच में भारत कुछ भी नहीं है, भारत का कुछ हुआ ही नहीं भारत में। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारे भारत के अंदर विपक्ष किसके गोद में बैठकर खेल रहा है, किनका बउआ मुन्ना बना हुआ है। अब बात करेंगे उस मामले की जो एकदम बिल्कुल ताज़ा है, अभी मई का महीना चल रहा है और मई का ही कहानी है। 16 मई 2026 नॉर्वे का एफ्टेनपोस्टेन एक अखबार है, प्रधानमंत्री को पेट्रोल की नोजल से धुन बजाते हुए सपेरे के रूप में दिखाता है। भारत ने अपनी जनता को महंगाई से बचाने के लिए रसिया से तेल खरीदा, ये तो सबको पता है, फिर भी इन्हें बुरा लग गया। वहीं एक पत्रकार मोदी जी से प्रेस की आज़ादी पर सवाल पूछ लेती है। ये वही आज़ादी है जिसका इस्तेमाल करके ये लोग भारत का अपमान करते हैं, और विपक्ष वो इस विदेशी पत्रकार की बहादुरी के गाने गा रहा है, समझ रहे हैं, गुणगान कर रहा है, यह भूलकर कि वो हमारे ही प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा था। इतना ही नहीं, उस पत्रकार को इतना वायरल किया जाता है कि 800 फॉलोअर, महज 800 फॉलोअर हुआ करते थे। वो भारत के जितने भी प्रोपेगेंडाधारी, प्रोपेगेंडा के समर्थक, इस सारे भारत के खिलाफ जितने लोग हैं, वो सारे लोग उनको सपोर्ट करने लगते हैं, उनके ट्वीट्स रिट्वीट्स होने लगते हैं। उसके लिए इनके मन में दर्द उठ जाता है। तो आप सोचिए कि क्या हमारा विपक्ष है और कैसे कैसे लोग हमारे इस देश के खिलाफ हैं। विदेशियों से तो हमें ये उम्मीद है ही, लेकिन हमारे देश के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि देश कैसे प्रगति करेगा। तो कुल मिलाकर के इन 12 घटनाओं की जो रिपोर्ट थी, ये साबित करती है कि असली खिलाड़ी पश्चिम में बैठे हैं, और उनके जो छोटे मोटे प्यादे हैं जिनके आधार पर भारत में वो लोग अटैक करते हैं, वो मोहरे भारत की राजनीति में बैठे हुए हैं। पश्चिमी मीडिया को डर है कि भारत अब उनकी उंगलियों पर नहीं नाच रहा है। अब उन्हें इस बात का डर है कि भारत की अपनी एक आवाज़ है। लेकिन याद रखिए, एक सत्ता पाने के लिए जो लोग विदेशी ताकतों से मिलकर अपने ही देश की जड़ों को खोद रहे हैं, वो देश का नहीं हो सकते, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इतना तो तय है कि भारत अब झुकने वाला तो नहीं है। पश्चिमी मीडिया के कार्टून भारत के विकास की गति को नहीं रोक सकते हैं, और विदेशी टूलकिट के मोहरे भारत की जनता के आत्मविश्वास को भी नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, अपने देश की शक्ति को पहचानिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।